गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग उम्मीद है कि बुक्स कॉपीज़ वगैरह सब परचेज कर लिए होंगे, क्योंकि पढ़ाई का आरंभ ऑनलाइन शुरू हो चुका है। सबके पास बुक्स लगभग होनी चाहिए अच्छे पढ़ने के लिए। जिनके पास न हो वे भी अतिशीघ्र खरीद लें, जिससे ऑनलाइन सुचारू रूप से वो पढ़ सकें। हम आशा करते हैं कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए हैं वे अतिशीघ्र वे परचेज कर लेंगे, जिससे वह सुचारू रूप से पढ़ सकें। अब सबसे पहले अभी तक आपने देखा कि आप जो है वर्ण विचार चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था आपने उसका अध्ययन किया, उसका रिटन वर्क भी हमने आपको लिखाया। अब एक पहला चैप्टर है जिसको कहते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो इसका प्रकरण है हिंदी सेकंड का, फर्स्ट चैप्टर का। सबसे पहले आप आ जाएं भाषा पर। आप देखें मानव विभिन्न ढंगों से अपने भाव एवं विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, बोलता है, बतलाता है। वह इन भाव एवं विचारों को बतलाने के लिए, प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के संकेतों, ध्वनियों एवं चिन्हों का क्या लेता है, सहारा लेता है। उस सहारा के द्वारा जो अपने भाव और विचार को क्या करता है, वह अभिव्यक्त करता है, बतलाता है। आपके बुक्स में यह 3 तरह के चित्र बनाए गए हैं, जिनको आप देखें। सभी लोग अपने मन के भाव को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। जिनमें पहले में बच्चा बोलकर अपने मन के विचार को व्यक्त कर रहा है। दूसरे में ट्रैफिक पुलिस जो है, सिपाही जो है, संकेतों के द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहा है। शिक्षिका लिख करके अपने विचार को बच्चों तक पहुंचा रही है। तो तीनों लोग अपने अपने मनोभाव को, अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जिनमें ट्रैफिक सिपाही जो है, पुलिस जो है, वह अपने विचारों का, अपने भावों का जो आदान प्रदान करता है वह सांकेतिक भाषा के रूप में करता है। क्योंकि संकेतों से सभी बातें जो है मतलब अभिव्यक्त नहीं हो सकती, बतलाई नहीं जा सकती, इसीलिए इसको भाषा के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक, अब देखें भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, बोलना होता है। अब देखें कि मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का क्या है, एक भाषा जो है माध्यम है। क्या है? माध्यम। भाषा एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा अपने मनोभाव को, विचार को हम क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर परिभाषा के रूप में हम कहें तो जिस माध्यम से के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह भाषा कहा जाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं। एक को कहते हैं मौखिक भाषा, और दूसरे कहते हैं लिखित भाषा। ध्यान से देखते जाएं आप लोग। लिखित भाषा, अब इसका हम आप सब अध्ययन करेंगे आज। तब मौखिक भाषा क्या है? देखिए, मनुष्य अपने मन और भाव या विचार को, संवेग को मौखिक रूप में भी अभिव्यक्त करता है, बोलता है। ठीक है, मुख से जो बोलता है, कानों से जो सुना जाता है, समझा जाता है, यह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी के जन्मदिन पर आप टेलीफोन के द्वारा बधाई संदेश देते हैं, यह मौखिक है। ठीक है, आप टेलीफोन को उठाए और बात किए, हेलो, हाँ, आप जन्मदिन मुबारक हो, यह मौखिक रूप है। एक जितने हमारे टेलीविज़न पर कॉमेडियन हैं, राजू श्रीवास्तव वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, मौखिक रूप से हमें क्या करते हैं, हंसाने का काम करते हैं।
यह भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। एक भाषा का दूसरा रूप है जिसको हम लिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित। जब भाषा लिपि की सहायता से लिखा पढ़ा जाए तो ऐसे को हम भाषा का रूप लिखित भाषा कहा जाता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जब अपने मन के भाव और विचारों को हम लिख कर प्रकट करें, लिखित रूप में अभिव्यक्त करें, तो ऐसे को हम लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में कहानी है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, भेंट वार्ता है, यात्रा साहित्य है, यह ऐसे विधाएं हैं जिनमें जो है वह लिख करके वह पहुंचाने का काम किया जाता है। एक दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं लिपि। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या है? आप देखें, मौखिक ध्वनियों को लिख करके प्रकट करने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। मौखिक ध्वनियों को लिख करके प्रकट करने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहा जाता है। इसलिए लिपि की भूमिका मौखिक भाषा में आत्मा को शरीर प्रदान करने की है। अब आप देखें एक एक करके, भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं और उसकी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे आप देखें संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये ऐसी भाषाएं हैं कि जिनकी लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। इसके अलावा पंजाबी है, उसको गुरमुखी में लिखते हैं, गुरमुखी लिपि में। इसके अलावा उर्दू है जिसको हम फारसी लिपि में लिखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन है या रोमन है, जैसा आप जानते भी हैं। रोमन लिपि। रूसी है, वह आपका रूसी लिपि में। इसके अलावा अरबी फारसी जो है वह फारसी में ही लिखा जाता है। ठीक। अब देखें संसार की भाषाएं। संसार में अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं, बोली जाती हैं, व्यवहार में उनका विकास हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, उर्दू, रूसी, जर्मन आदि प्रमुख भाषाएं ऐसी हैं जो संसार की प्रमुख भाषा कही जाती हैं। अब हिंदी भाषा, हिंदी भारत यूरोपीय भाषा के परिवार की, यह भारोपीय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारोपीय। भारोपीय कहा जाता है। ठीक। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी, अरबी, फारसी उसी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारत में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के विकास की कड़ी जो है, हिंदी कैसे विकसित हुई उसका एक इतिहास है, उनके उद्भव काल का। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। सबसे पहले क्या हिंदी कैसे विकसित हुई? सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद जो है वह लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली प्राकृत। पाली प्राकृत। अपभ्रंश हिंदी। अपभ्रंश हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं। इसके अलावा आपका पंजाबी, मराठी, पंजाबी, मराठी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, गुजराती और बांग्ला।
यह है। अब है एक चीज़ आपको पढ़ना है, बोली। क्या है? बोली। देखें, भाषा का यह क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। कहने मतलब क्या है? क्षेत्र विशेष में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग बोलचाल में होता है, उन्हें हम बोली कहते हैं। जैसे मेवाती, बुंदेली, मगही, बघेली, बांगड़ू आदि जो है वह बोली कही जाती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा, जब इन्हीं बोलियों में साहित्य रचना होती है तो वह भाषा का रूप बन जाती हैं। जैसे ब्रजभाषा भी एक बोली है, भोजपुरी भी एक बोली है, लेकिन जब इनमें साहित्य रचनाएँ शुरू हो जाती हैं तो यह ब्रजभाषा और भोजपुरी यह भाषा का रूप बन जाते हैं, यह भाषा कहे जाते हैं। यह थोड़ा सा अंतर आपको देखना पड़ेगा। अब भारतवर्ष में कुछ उपभाषाएँ हैं और उनकी बोलियाँ हैं। जैसे पूर्वी हिंदी बोलियाँ क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, जिसको बांगड़ू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसके अलावा आप राजस्थानी हिंदी में मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, निमाड़ी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, कुल्लुई। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। यह जो है भाषा उपभाषाएँ हैं और उसकी बोलियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर 10-20 किलोमीटर पर भाषा या बोली बोलने का जो लहजा है वह क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक। अब आपको पढ़ना है राष्ट्रभाषा के बारे में। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश जनता नागरिक करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं। किसी राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान द्वारा से मान्यता दी गई है। दूसरा है राजभाषा। आप देखें, किसी देश में राजकाज की जो भाषा होती है उस राजकाज की भाषा को हम राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। इसीलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार राज्यों में यह राजभाषा के रूप में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब आपको पढ़ना है एक साहित्यिक भाषा के बारे में। सामान्यतः पठन पाठन की भाषा को साहित्यिक भाषा कहा जाता है। साहित्य किसी जात धर्म वर्ग विशेष के जीवन की झांकी को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह ज्ञान राशि का कोश होता है। साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोश है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, ये साहित्यिक विधाएं हैं जो किसी देश के समाज, संस्कृति, इतिहास का सजीव चित्रण क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। साहित्यिक भाषा ही राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी माना गया है। अब देखें, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? समझ में आ रहा आप लोगों को? देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग पारस्परिक संपर्क के लिए करते हैं, पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो ऐसे को हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा जो है वह हिंदी है। इसका प्रयोग कार्यालयों, पत्र पत्रिकाओं, चलचित्रों, रेडियो, दूरदर्शन आदि में अधिकाधिक इसका प्रयोग होता है। अब है भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो हैं वो स्वीकार की गई हैं, इनको माना गया है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली, ये ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा भी भारत में और भाषाएं हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है।
अब है मानक भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए। मानक भाषा क्या है? हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है? बहुत व्यापक है। इनमें वर्णों, शब्दों, अनेक प्रकार की बोलियां, उपभाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इस कारण इसके एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं या प्रचलित हो जाते हैं। उसे निर्धारित करना कठिन हो जाता है कौन सा शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। इस बात को ध्यान में रख करके केंद्रीय हिंदी निदेशालय के विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता बनाने के लिए एक मानक भाषा का, एक मानक रूप का या हिंदी वर्णमाला का एक मानक रूप जो है वह निर्धारित किया है। हम एक समझाने के लिए थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम आप अमानक रूप में देखें, अमानक रूप में एक दो एग्जाम्पल देखें, बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अमानक रूप, यह है मानक। ठीक, इसका उदाहरण भी हम यहाँ देखते हैं। उदाहरण, ठीक। अब आ जाइए, सबसे पहले दुआ, ऐसे भी हम लिखते हैं, लेकिन यह मानक रूप इसका क्या है? यह मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। ऐसे हम ख लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से, लेकिन इसका मानक रूप क्या है? ख, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखें, हम लिखते हैं अमानक रूप में, उदाहरण में अमानक, अमानक, यहाँ मानक। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। जैसे हम लिखते हैं नए, ये अमानक है, लेकिन मानक क्या है? ऐसे लिखेंगे नए, ये लिखे मानक हो जाएगा। चंदन लिखते हैं, अमानक है, ऊपर चंद्रकार बिंदी देख लिखेंगे, यह मानक हुआ। ऐसे अनंत हम लिखते हैं, यह अमानक है, इसका मानक रूप अनंत चंद्र अनुस्वार दे दी, मानक हो गया। यह आई हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, आई, आया, इसका मानक रूप आई है। यह मानक रूप है, यह शुद्ध है। हमें इसी तरह का मानक रूप का अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने लिखित जीवन में या बोलने के समय हमें इसी चीज़ का व्यवहारिक करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। आई होप कि आप जो है इस बात को भली भांति समझ लिए होंगे कि आज जो पढ़ाया गया वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। यह हिंदी का बेस है, आधार है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है, कोई समस्या आती है, समझ में ना आए, तो मेरे नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को आप दूर कर सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू।